बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब, अवधेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। अब जरा बात हिंडनबर्ग के नए दावे, नए खुलासे की, जिसे भारतीय जनता पार्टी और सरकार कह रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की, भारत के स्टॉक मार्केट को क्रैश कराने की एक साजिश है। आरोप क्या लगाया हिंडनबर्ग ने? वही हिंडनबर्ग है जो अडानी के पीछे पड़ा हुआ है। इसने 2 साल पहले ये कहा था कि अडानी बहुत मेल प्रैक्टिस करते हैं, बेईमानी करते हैं कंपनियों के अंदर, और इस सब का अंजाम ये हुआ था कि 10 लाख करोड़ का चूना लग गया था अडानी समूह को। अब ये फिर लौट करके आए हैं। अब इन्होंने आरोप लगाए हैं कि जो सेबी की मुखिया हैं उन्होंने भी वही इन्वेस्टमेंट कर रखी है जहां पर अडानी का पैसा लगा हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि जब जो अंपायर है या स्टॉक मार्केट का जज है वही जब मिला हो एक के साथ, तो वो कैसे आरोपों की जांच कराएगा? यही आरोप राहुल गांधी भी लगाते आए हैं और अब उनको एक नया मौका मिला। तो राहुल गांधी ने एक वीडियो बना करके उदाहरण के तौर पर क्रिकेट की बात की। उन्होंने कहा कि आप फर्ज कीजिए कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है और आपको वहां मौजूद सारे खिलाड़ियों को, जितने दर्शक बैठे हैं, सबको मालूम हो कि ये अंपायर जो है एक तरफ बिका हुआ है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उस मैच के नतीजे पर कभी यकीन कर पाएंगे? ऐसा ही मामला यहां अडानी और हिंडनबर्ग के बीच में चल रहा है। अब इसके मैं आपको राहुल गांधी की बात सुनवाता हूं पहले, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत बिना देर किए प्रेस कॉन्फ्रेंस की रविशंकर प्रसाद को उतारा। उन्होंने जो बातें कही मैं आपको बताऊंगा। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, रविशंकर प्रसाद ने जहां छोड़ा गिरिराज जी ने उससे और 4 कदम आगे आरोप लगा दिए, वो भी आपको दिखाते हैं। तो राहुल गांधी को सुनिए पहले। Very serious allegation against the Adani Group was illegal share ownership and price manipulation using offshore funds. It has now emerged that SEBI chairwoman Madhavi Buch and her husband had an interest in one of those funds. This is an explosive allegation because it alleges that the umpire herself is compromised. The savings of millions of Indians, hard-earned, honestly earned savings, are at risk. It is therefore imperative that this matter is investigated. Retail investors, honest investors, pensioners have 3 questions. The first, why has Chairperson Madhavi Buch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Buch responsible? Or is Mr. Adani responsible? And finally, the Supreme Court has been looking at this matter. New allegations have emerged. Very serious, explosive allegations have emerged. Is the Supreme Court going to look at this matter suo motu again? Slowly becoming crystal clear why Prime Minister Modi is against a joint parliamentary committee looking into this matter. कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स में एक टूलकिट पॉलिटिक्स है, दूसरा है चिट पॉलिटिक्स। परीक्षा में तो चिट मिलती है, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, उनके नेताओं को जो चिट मिलती है उसका क्या किया जाए? कभी राफेल की चिट मिल गई तो लगे हिंदुस्तान में घूमने, वो सुप्रीम कोर्ट से हारे, माफी मांगना पड़ा, कंटेम्प्ट हुआ उनके खिलाफ। फिर एक दूसरी चिट मिल गई, हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट, वो चिट मिल गई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने बताया कि 24 में 23 इंक्वायरी कंप्लीट हो गई। अब हिंडनबर्ग को जुलाई में नोटिस की गई है, तो फिर ये काउंटर प्रोडक्ट हुआ। अब ये चिट पड़ गई, जेपीसी लाओ, इंक्वायरी कराओ, मतलब भारत के पूरे स्टॉक मार्केट को क्रैश कराओ। ये देश को बदनाम करने वाले गैंग हैं राहुल और जयराम रमेश। हिंडनबर्ग हमें बदनाम करता है, हम इसे, देश की बदनामी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग देश के दुश्मन हैं। अब हिंडनबर्ग पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अब आपने सुना, देखिए अब इसमें मुद्दा क्या है, इसको केवल इस तरीके से हम लोग डिस्कस करें कि भाई जो बात कह रहे हैं, आरोप जो लगाया हिंडनबर्ग ने, उस पर सच्चाई की थी, वो तो चलिए जांच की बात है। आप दोनों पक्षों का, कांग्रेस का और बीजेपी का रवैया इस पर देखिए, और क्या ये रवैया होना चाहिए, हमको ये बात करनी है। क्या राहुल गांधी को ये विषय उठाना चाहिए? क्या ये जानते हुए कि ये विषय जो भी है गंभीर विषय है, अब वो अपने बयान में उन्होंने खुद कहा कि लाखों रिटेल इन्वेस्टर्स, निवेशकों का नुकसान हो सकता है, इससे नुकसान कब होगा
नुकसान तब होगा जब आप सेबी की, वैसे अगर मैं लेमन की तरह बात कर रहा हूं, आप अगर सेबी की चीफ के ऊपर सवाल उठाते हैं, आप अगर खुद ये कहते हैं कि भाई जो कुछ सेंसेक्स शेयर मार्केट में हो रहा है सब कुछ जो है क्लियर नहीं है, क्लीन एंड नीट एंड क्लीन नहीं है, तो नुकसान हो सकता है। हिंडनबर्ग के कह देने से नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर हमारे यहाँ इसको लेकर राजनीति होगी तो नुकसान हो सकता है। स्टॉक मार्केट का रवैया फिलहाल यह है कि वो 220 पॉइंट ऊपर चल रही है। कल ये खबर आ गई थी और कल क्योंकि संडे था, मार्केट बंद थी, तो आज देखना था कि इस खबर का क्या रिएक्शन होता है। 80,000 के करीब मार्केट पहुंचने वाली है, रिकॉर्ड, और इस वक्त 240 पॉइंट ऊपर चल रही। तो मार्केट में इस आरोप का कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब मार्केट कम से कम इस बात को गंभीरता से नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी पर के ऊपर आ जाइए। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का अभी तक रुख दिखाया है, वो ये कह रही है तो कांग्रेस की आदत है, कभी राफेल पर बोलेंगे, कभी किसी और मुद्दे पर बोलेंगे, इसमें अंदर कोई जड़ नहीं जिस बात की उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन क्या इतना भर कह देने से, क्योंकि आपको हिंडनबर्ग पसंद नहीं है, आरोप चला जाएगा क्या? आपके विपक्ष के नेता तो उठाती रहेंगे उस बात को। तो क्या वाकई इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, या केवल हमारे ये आरोप तो ये पॉलिटिकल आरोप है, टूल किट वाला आरोप है, ये कह के इसको खारिज कर सकते हैं? अवधेश जी बताइए। देखिए, ये हमारे देश में राष्ट्र की सामूहिक चेतना को भ्रमित करने का अभियान लंबे समय से चल रहा है। मैं बहुत गंभीरता से बोल रहा हूँ। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को भी हम लोगों ने पढ़ा, खूब लिखा, खूब बहस किया इस पर। आज तो उनका बयान आ गया, सेबी चीफ का भी बयान आ गया कि 2015 का हमारा इन्वेस्टमेंट था। उस समय मैं सिंगापुर में थी, हमारे हस्बैंड के दोस्त थे, उनसे सुझाव लिया गया था। बाद में पूछा गया था कि इसमें अडानी का कोई इंटरेस्ट है कि नहीं, बताया गया कि नहीं है, ये जानबूझ करके, और ये ओपन है। और मार्केट जब रिएक्ट करता, अडानी का इंटरेस्ट लेकिन है ना, है कि नहीं है ना? नहीं, देखिए उस समय के ही 2015, तब 2024 में बात हो रही है कि 2015 में किया गया था पहला। दूसरा यह है कि हमको आपको, भले हम लोग सब कंपनी के इन्वेस्टमेंट पर दृष्टि नहीं रखते हैं, लेकिन मार्केट के जो खिलाड़ी होते हैं ना, उनको सारी कंपनियों के बारे में ध्यान में होता है। मुझे अगर इंडिया टीवी के बारे में भी जानना होगा ना, या किसी के बारे में, तो हम लोग भी कंपनी के जानकार से ही बात करते हैं। तो उनको जानकारी है कि कहां भ्रष्टाचार होगा। अगर मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा है, और मार्केट इसका मतलब पिछली बार समझ गया है कि ये देश को हिलाने की कोशिश है, तो यही फैक्ट होगा। मैं जो मुख्य बात इसमें है कि राहुल गांधी जैसे बड़े नहीं, अगर ये पैमाना है तो पिछली बार तो मार्केट खूब रिएक्ट किया, क्योंकि मार्केट ने तो वो सच था पिछली बार जो बोला गया था। नहीं, उस समय क्या था कि ऐसे हलचल हुआ कि मार्केट के सामने ये पहली बार ऐसी घटना आई थी। जो पारेख और क्या के समय जो घटना हुई थी मार्केट को मैनिपुलेट करने की, उसके केतन पारीख के समय हुई थी, उसके बाद की ये पहली घटना थी। तो इसीलिए जब तक संभालेंगे वो चीजें हो गई थी। अभी जो राहुल गांधी बोले ने, उस पर टिप्पणी आवश्यक है। क्या राहुल गांधी जी देश के नेता हैं? क्या उनको समझ नहीं है कि कैपिटल मार्केट से पूरे देश की इकोनॉमी हिल जाती है? हम क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हमारा कैपिटल मार्केट में सारे भ्रष्टाचारी हैं, उसमें आप इन्वेस्ट मत करिए? क्या ऐसे देश का नेता एक्ट करेगा? मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूं कि किस इकोसिस्टम के तहत इस समय राहुल गांधी का माइंड चेंज किया जा रहा है। बाकी चीजें उनको तो यही बयान अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? आरोप ये लग रहा है कि भाई सेबी का रेगुलेटर जो है, सेबी का जो मुखिया है, स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर, वो मिला हुआ है एक समूह के साथ। अगर ये कहीं आरोप आया तो इसकी कोई जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, सुनिए, इसकी जांच चूंकि हो गई है, पहले भी बहुत सारी चीजें जांच हुई है। सुप्रीम कोर्ट का यही लोग 21 रीट याचिका थी, सुनिए 21 याचिका थी सुप्रीम कोर्ट में, 21 याचिकाएं थी, एक एक पहलू का था। उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है। सेबी को भी उसी ने आदेश दिया था जांच करिए। सेबी के आदेश की 22 मामलों पर सेबी ने जांच की थी, और सेबी की रिपोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट ने देखा था पहले कि विदेश की शक्तियां हमारे देश में इंटरफियर करें तो देश के नेताओं को सतर्क। आप भी इसको साजिश की तरह देखते हैं? मैं कह रहा हूं कि देश की संपूर्ण चेतना को भ्रमित किया जा रहा है कि हमारे यहां भी बांग्लादेश की जैसी कुछ घटना घटे। मैं आता हूं उस पर। एक बार हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस खबर पर भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। देवेंद्र, क्या है सरकार की रीडिंग पूरी सिचुएशन की? और मतलब केवल यही कि भाई ये हिंडनबर्ग के आरोप में कि जांच लायक भी तथ्य, प्राइमा फेसी भी इसकी कोई जरूरत नहीं देखती सरकार?
और सरकार की तरफ से सीधे सीधे ये मानना है कि जानबूझकर इनस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए, भारत का जो स्टॉक मार्केट है उसमें इनस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए और उसके तहत भारत जो एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है उसको चोट पहुंचाने के मकसद से ये सब कुछ किया जा रहा है। ऐसी चीजें जैसे अगर सेबी चेयरमैन का कहीं कोई इन्वेस्टमेंट है, उनके से जो एक नागरिक रहते हुए जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था वो सब कुछ ऑलरेडी पब्लिक डोमेन की चीजें है। ऐसा नहीं है कि वो कोई छुपी हुई चीजें रहती हैं, वो वेबसाइट तक पे रहता है। और उस कंडीशन में इस तरह के आरोप लगाना और उसके पीछे बाकायदा क्रोनोलॉजी करके बताया जा रहा है कि कैसे स्टॉक मार्केट क्योंकि मंडे को खुलता है तो सैटरडे को उस रिपोर्ट को सामने लाना, संडे को पूरा बवाल हो, मंडे को मार्केट पर असर पड़े। पिछली बार जो जांच हुई थी उस जांच में भी जो वैसे लोग थे, जैसा कि सत्ता पक्ष का ये कहना था कि जिसे टूल किट से संबोधित किया जा रहा है कि उन लोगों ने क्यों नहीं उसमें शिरकत किया, क्यों नहीं कोई ऐसी बात कही। तो कुल मिलाकर गवर्नमेंट का नजरिया यही है कि जानबूझकर एक साजिश के तहत, एक रणनीति के तहत इस काम को किया जा रहा है। देवेंद्र, शुक्रिया आपका। मतलब गवर्नमेंट का आपने रुख बता दिया कि भाई सरकार इसको कैसे लेती है। पार्टी की तरफ से बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें तो साफ साफ कहा गया कि भाई ये भारत की अर्थव्यवस्था को, सेंसेक्स को, स्टॉक मार्केट को क्रैश कराने के लिए किया जा रहा है। हर्षवर्धन जी, इतना ही छोटा मामला है? नहीं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि ये पूरी तरह से इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। हिंडेनबर्ग एक शॉर्ट सेलर रिसर्च फर्म है, यानी रिसर्च करती है और उसका क्लाइंटल बेस है जिसको बाकायदा वो ये सूचनाएं पहले दे देती है जिसके आधार पर वो खरीद बिक्री करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये वो खुद भी इसके आधार पर शेयरों में एक्सपोजर लेता है और उसके आधार पर खरीद बिक्री के आधार पर लाभ लेता है। ये एक हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा ये है कि पहले क्यों मार्केट ने रिएक्ट किया था, इस बार क्यों नहीं किया था। तब अडानी के शेयरों में जो अडानी के स्टॉक्स थे, उनके अलग अलग जो कोयले की खरीद है, कैसे वो आया, उसमें बिलिंग, इनवॉइसिंग, इन्फ्लेटेड प्राइसेस, अलग अलग कंपनियां, ऑफशोर कंपनियां, उन सब की गड़बड़ियों को लेकर एक रिसर्च रिपोर्ट आई थी जिसके आधार पर मार्केट ने रिएक्ट किया था। यानी कंपनी में गड़बड़ है। हाँ। देश की इतनी बड़ी कंपनी में गड़बड़ है, इसलिए वो 19,20,000 करोड़ से 6,47,000 करोड़ रह गई। इस बार क्या हुआ? इस बार पिछली बार से अब तक कई जांच हो गई। अडानी ग्रुप की कंपनियों ने 20,000 का एफपीओ लाया था जिसको उन्होंने वापस ले लिया। वो फुल्ली सब्सक्राइब होने के बाद भी वो वापस ले लिया। ये भारत के इतिहास में बड़ी घटना है, मार्केट के इतिहास में, अपनी साख बनाए रखने के लिए कि हमारे पास पैसा है। जो जो उनके विदेशी बैंक से कर्ज थे उसको उन्होंने वापस कर दिया। यानी हमारे फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, हमारे जो प्रोजेक्ट हैं वो बहुत तेजी में चल रहे हैं, कहां है उसको उन्होंने दिखाया। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, सेबी ने बाकायदा एक शो का नोटिस जारी किया कि भाई तुम ये बताओ ये चीजें हैं जिसको हमें तुमसे जानना है। हाँ। अब जैसे ही आया उन्होंने सेबी चीफ के ऊपर ये आरोप लगा दिया। अब सेबी चीफ और उनके पति दोनों बड़ी कॉर्पोरेट लाइफ में बड़े सक्सेसफुल लोग रहे हैं। उनके पास लाखों करोड़ों के, मैं खुद एक टीवी चैनल में था, 4,000 शेयर मुझे कंपनी की तरफ से मिले थे। अब अगर उसको कोई कह दे कि उस कंपनी का, तो क्या कल को मैं उसकी रिपोर्ट नहीं करूंगा। और अब जहां है, मैं एक बात जरूर मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समझना पड़ेगा। हर बार आप कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं है, अंतरराष्ट्रीय साजिश है तो हम इसको खारिज करते हैं, यह तरीका ठीक नहीं है। आपको माधवीपुरी के खिलाफ जांच बिठाइए, उनको कुछ दिन के लिए सस्पेंडेड मोड में रखिए या त्यागपत्र लीजिए और बाकायदा किसी जज की कमेटी बना दीजिए और सारी चीजें निकाल के लिए, या फाइनेंस मिनिस्ट्री बताए कि जब हम सेबी प्रमुख बनाए थे तो हमें ये चीजें एफिडेविट में मिली थी। जनता की निगाह में आपको इस दिखाना पड़ेगा कि आप सच जानना चाहते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो अफवाह का तंत्र सक्रिय होगा। मुझे इसमें कोई दम नहीं दिखता है, इसीलिए मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, आज खबरें ज्यादा हैं, मैं अगली खबर पर चलूं, फिर आप लोगों से बात करता हूं। एक देखिए, आज की एक और खबर है और इस खबर में मैं लौटूंगा एक बार फिर, क्योंकि बांग्लादेश का नाम आपने ले दिया था कि वैसा ही जो वही डिजाइन वही है कि वैसा कुछ यहां पर करा, लौटूंगा। लेकिन क्योंकि देवेंद्र हमारे साथ है, मैं एक खबर पर उनका और रिएक्शन लेना चाह रहा था। ये भी इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल खबर है। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर कलाम युवा स्टार्टअप पुरस्कार दे रही है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे का एक कार्यक्रम है, शाम को एक कार्यक्रम होगा, बीजेपी के मुख्यालय में कार्यक्रम होगा और इसमें केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू और बीएल संतोष जो हैं वो भी होंगे। बीएल संतोष का इस प्रोग्राम में होना महत्वपूर्ण है। अब ये कार्यक्रम क्या है, क्यों रखा गया है, देवेंद्र आपको बेहतर बताएंगे। जी देवेंद्र। सर, मुसलमानों के लिए आखिर रोल मॉडल क्या, बीजेपी को लेकर जैसे जैसे मुसलमानों के बीच जब ये सवाल खड़े होते हैं तो जो बीजेपी के मुस्लिम नेता हैं और या बीजेपी के दूसरे जो नेता हैं वो ये बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि किसी कम्युनिटी के खिलाफ बीजेपी की कोई भी पॉलिसी है, कोई भी सोच है, कोई विचारधारा है, बल्कि उनके रोल मॉडल अगर मुस्लिम में देखना हो तो वो मिसाइल मैन अबुल कलाम है। और उस कलाम के हिसाब से जैसे अभी आपने देखा होगा कि पिछले जब 27 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि थी तो रामेश्वरम में बाकायदा एक कार्यक्रम भी किया गया था, एक बाइक रैली निकाली गई थी और उसके बाद यह तय किया गया था
कि सभी राज्यों से युवा स्टार्टअप उद्यमी जो हैं माइनॉरिटीज़ के, उनमें से 5-5 नॉमिनेशन मंगाए गए थे और उसके आधार पर शॉर्टलिस्ट करके ये युवा स्टार्टअप कलाम युवा स्टार्टअप उद्यमिता अवार्ड दिया जा रहा है। उसके पीछे मकसद ये है कि माइनॉरिटीज़ के जो यूथ हैं उनके भीतर भी ये पार्टी संदेश दे सके कि सबका साथ सबका विकास की अगर वो बात कहती है तो वो सिर्फ कहती नहीं बल्कि करती भी है। और एक आउटरीच कार्यक्रम के तहत सौरभ इसको आप देखें कि खासतौर पर मुसलमानों के बीच, अल्पसंख्यकों में सबसे ज़्यादा मुसलमानों के बीच बीजेपी की एक चिंता ज़रूर रहती है कि उस कम्युनिटी में जिस प्रकार से एक भ्रम फैलाया जाता है बीजेपी को लेकर, उसे कैसे दूर किया जाए। उसके अलग अलग तरीके बताए जाते हैं। उसी तरीका में से एक ये तरीका है कि कलाम को एक रोल मॉडल के तौर पर पेश करके मुस्लिम के बीच अपना आउटरीच किया जाए। सौरभ, देवेंद्र शुक्रिया, और इस बार पक्का वाला शुक्रिया। अब आपको दोबारा तकलीफ नहीं दूंगा मैं। ये जो प्रोग्राम ये जो रखा गया है इसको सर, मैं तो ये सोच रहा था चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी वो सब के स्लोगन में से सबका विश्वास हट गया है। ये तो देवेंद्र ने कहा फिर आउटरीच कर रही भारतीय जनता पार्टी। बहुत सारे लोगों ने समझाया था भाजपा को ये नहीं होने वाला जो आप चाहते हो, मुसलमान का वोट नहीं मिलेगा, छोड़ दो इस चक्कर में। शुभेंदु अधिकारी ने कहा था ना अल्पसंख्यक मोर्चा खत्म कर दो। ये तो बीजेपी मुख्यालय में कार्यक्रम रख दिया गया है। देखिए, बीजेपी मुख्यालय में कार्यक्रम, अभी आपका फिगर चल रहा है कि भाई 2019 में बीजेपी को 8% वोट मिले थे मुसलमानों के, माइनॉरिटी के, और अब 2% मिले हैं आपको। सवाल ये है, ये आउटरीच कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, मतलब इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है, लेकिन फिर वही बात आएगी कि क्या उस कम्युनिटी में आपने भरोसा पैदा किया है। ठीक है, यदि कोई बीमारी हो, कोई मरीज हो, परेशान हो, तो उसका चेहरा कमजोर है, शरीर कमजोर है या कुछ है, और आप उसको एक मेकअप आर्टिस्ट बुला के चेहरे को साफ कर दें, बीमारी ठीक हो जाएगी। तो ये आउटरीच नहीं है, ये आउटरीच दिखाने की एक एक्सरसाइज है। आप जब तक उस कोर इशू पर नहीं जाएंगे, जब तक, मैं पहले भी कहता था अब भी कह रहा हूं कि बीजेपी में ट्रस्ट, बीजेपी को लेकर ट्रस्ट डेफिसिट है माइनॉरिटी में। ठीक है, और आप कहेंगे नहीं सब कर रहे हैं, फिर वो भाषण मत दीजिएगा कि सरकार की 30% मुसलमानों की योजनाएं चलती हैं। मैं उससे सहमत ही नहीं, क्योंकि कोई सरकार मुझे बता दीजिए 1952 से आज तक जिसने किसी कम्युनिटी के लिए अलग से कुछ नहीं किया हो या किया हो। योजनाएं तो सबके लिए मिलती है ना, यहाँ भी कॉफी आती तो सबके पास आई जाती है, तो वो नहीं है। बात यह है कि जब तक आपका ट्रस्ट उनके साथ नहीं बनेगा, और वो ट्रस्ट कैसे बनेगा, हर दिन तो आप गाली देते हैं, आपका कभी शुभेंदु जी होंगे, कभी गिरिराज जी होंगे, कभी फलाना, इसलिए तो मैंने पूछा कि भाई किसको सच माने। ऐसे भी सांसद हुए जिन्होंने जीत कर क्या बोले, हमको वोट नहीं दिया मुसलमानों ने, अब इनके हम निजी काम नहीं करेंगे। फिर कैसे ट्रस्ट बनेगा। और दूसरी बात, हमेशा से ट्रस्ट के लिए जब आप सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप उनको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं दे रहे। देश की सबसे बड़ी पार्टी में, इसको आपको खराब लगता हो, अच्छा लगता हो, लेकिन देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में यदि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो वो ट्रस्ट, ये आउटरीच से नहीं, हाँ, लिप सर्विस की भी क्या जरूरत है, मत करो। देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय संघ किसी समुदाय का विरोधी नहीं है, बस ये बताते कि कलाम और कसाब में क्या फर्क है। जो कलाम और कसाब में फर्क है वही भारतीय जनता पार्टी और संघ बताता है। कि जिहाद और सौहार्द में क्या फर्क है वह भारतीय जनता पार्टी और संघ बताता है। किसी समुदाय का विरोधी नहीं है, एक समुदाय में कलाम भी हो सकते हैं और एक समुदाय में कसाब भी हो सकते हैं। तो अगर कलाम उस समुदाय से निकल रहे हैं तो उस कलाम का सम्मान होना चाहिए, और उस समुदाय में जो कलाम विचारधारा के लोग हैं, राष्ट्रवादी मुसलमान के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय संघ उनको जोड़ना चाहता है। कसाब मानसिकता के लोगों से तो हिंदुस्तान को घृणा करना ही चाहिए ना, जो समाज को तोड़ने वाले लोग होंगे। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट करना निकलेगा क्या सर, जानना ये चाहता हूं मैं। वोट मिलना शुरू हो जाएगा बीजेपी को। देखिए, ये कह के कि वोट नहीं मिलेगा तो हम नहीं करेंगे, हमें तो कोशिश करना पड़ेगी ना। समाज का हिस्सा है, 30 करोड़ मुसलमान है, अच्छे विचारधारा राष्ट्रवादी मुसलमान है, तो भारतीय जनता पार्टी है, कोई भी सरकार हो, उनके लिए तो आपको काम करना पड़ेगा ना सर। वो आपको वोट और देते हैं मुसलमान, ऐसा नहीं है कि 0% वोट मिलता है। ठीक है, आने वाले समय में जब वो देखेंगे कि मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास पे काम कर रही है तो मन बदलेगा ना सर। आज ही बदलेगा सर, सरकार को 10 साल हो चुके सर, 15 साल बाद बदलेगा। इसी कोशिश में तो जुटे हैं ना सर, ये कोई शॉर्ट टर्म तो है नहीं, लॉन्ग टर्म एजेंडा है। 15 साल बाद बदलेगा कि तब तक मोदी सरकार रहेगी जब तक मुसलमानों का दिल नहीं। भारतीय जनता पार्टी का सर एजेंडा है, संघ का एजेंडा है। ठीक है सर, नेता ब्रेक ले रहा हूं, आगे भी इससे जुड़ी खबरें, इस पर आगे भी आपका कमेंट लूंगा सर मैं। लेकिन मैं अभी, आपने बांग्लादेश का नाम लिया था और उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम पॉलिटिक्स जुड़ी हुई है, इसलिए ये खबर आपको बता रहा हूं दोनों से जोड़ते हुए। अखिलेश यादव साहब ने बहुत लंबा ट्वीट किया, एक्स पर पोस्ट किया, 5 पैराग्राफ है इसके, 5 पैराग्राफ। मेरी निजी दिलचस्पी ये जानने में है कि ये ट्वीट उनके लिए किसने लिखा है।
किसने लिखा है? कोई दर्शक भी अगर बता सके ना, आप अभी जाइए उनकी एक्स अकाउंट पर जाइए, बहुत लंबा पोस्ट आपको मिलेगा। किसने लिखा है, वो कहना क्या चाहते हैं, इतनी क्लिष्ट हिंदी।